हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपको मैंने कहा था कि मैं आपके जो कार्यालयी लेखन है, जिसमें से आपके 5 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, उन कार्यालयी लेखन को मैं आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पर करवा दूंगी। जनसंचार में करवा चुकी हूँ, 3 वीडियो में सारे शॉर्ट नोट्स में बता चुकी हूँ। पूरी जो 200 पेज की बुक थी वो हमने बहुत ही छोटे रूप में देख ली है, और वो मैंने जो उसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर भेज भी दी। उम्मीद करती हूँ कि आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न आपके जनसंचार के भी आएंगे, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से उसे भी पढ़ना है। अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ पढ़ने के पीछे हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो आप इन 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न और जहाँ से 4-5 प्रश्न आते हैं उन पर पूरा फोकस करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा पार्ट पढ़ लो और छोटा पार्ट रह जाए, और अक्सर हमारी नैया वहीं डूबती है जहाँ हम 1-1, 2-2 प्रश्न को छोड़ देते हैं, उनके पीछे बिल्कुल मगजमारी नहीं करते। कार्यालय लेखन वैसे तो मैंने आपको पूरा भेज दिया था, जो पिछली जनसंचार की पीडीएफ भेजी थी, और अभी नया जो मैंने कराया था अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से, उसमें ज्ञापन और निविदा को छोड़कर बाकी मैंने सब करवाया था। लेकिन हमारे विद्यालय में, जो कि राजकीय विद्यालय में एक पुस्तक है नवीन हिंदी व्याकरण रचना कक्षा 9 से 12 की, उस पुस्तक में कार्यालय लेखन बहुत अच्छे से दिया था, और मैंने आपको कहा भी था यदि आपके पास पुस्तक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स करवा दूंगी। उसी पुस्तक का सार आपके सामने है। यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट में और छोटा सा मैटर तैयार किया। कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वो भी मैं बताऊंगी, इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, ध्यान से सुने। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे तौर पे बनाया है, और 3-3 टॉपिक लेके ही चल रही हूँ। टोटल आपके 6 टॉपिक है कार्यालय लेखन में। पहले 3 टॉपिक इस वीडियो में है, अगले 3 टॉपिक मैं दूसरे वीडियो में कराऊंगी। सबसे पहले देखते हैं हम निविदा, कि निविदा क्या होती है। तो आपको मैं जो भी पढ़ती हूँ यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। किसी भी सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने या अपने सामानों की आपूर्ति करने के लिए इन कार्यों को कर सकने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता की सूचना को समाचार पत्रों में आमंत्रण के रूप में प्रकाशित किया जाता है। निविदा क्या होती है? कोई भी सरकारी काम है या गैर सरकारी प्रतिष्ठान है कोई भी, उसे क्या करना है, या तो उसे कोई निर्माण कार्य कराना है या फिर उसे कुछ सामान की ज़रूरत है। अब वो क्या करेंगे कि इन कार्यों को करने के लिए उन्हें व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, और इन व्यक्तियों की सूचना वो कहाँ देगा, तो वो समाचार पत्र में इन व्यक्तियों की सूचना देगा। कोई भी सरकारी कार्यालय हो या फिर गैर सरकारी प्रतिष्ठान हो, क्या करेगा, आमंत्रण, यानी आमंत्रित करेगा कि हमें इतने व्यक्तियों की इस कार्य के लिए ज़रूरत है, और ऐसी एक निविदा दी जाएगी। और उस निविदा को पढ़कर जिन व्यक्तियों का इंटरेस्ट होगा उसमें, जिनकी रुचि होगी, वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो निविदा किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहली तो यही है कि डेफिनेशन पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जैसा कि 2020 के पेपर में सीधी परिभाषा पूछी गई थी। प्रश्न नंबर 18 है आपका फर्स्ट ग्रेड का, जो 2020 का हिंदी का पेपर हुआ है, वहाँ पर प्रश्न संख्या 18 में ये पूछा गया है, या तो 8 या 18 ऐसा ही कुछ है, जिसमें सीधी निविदा की परिभाषा पूछी है। अब देखिए आपसे निविदा पे और प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए ये कि जितने पॉइंट बना के मैंने लिखे हैं, इसकी एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, और लास्ट तक वो पढ़ा हुआ होना चाहिए कि मैंने नहीं लिखा है या फिर मैंने हाँ लिखा है। क्योंकि सबसे अहम रोल जो आपके परीक्षा में निभाएगी वो सीधा का सीधा खेल है हाँ और नहीं का, और सत्य और असत्य का। क्योंकि हम अक्सर आगे पढ़ लेते हैं पर पीछे तक नहीं पढ़ते हैं, या तो ज़्यादा खुशी के मारे या फिर डिप्रेशन के मारे, तो हमें पूरा पढ़ना है। दूसरा पॉइंट देखिए, निविदा प्रपत्र का जो शुल्क है, उसकी धरोहर राशि है, और उसके प्रचार का जो मानदंड है वो समय समय पर कौन निर्धारित करेगी, सरकार निर्धारित करेगी। ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी राशि, इसका शुल्क और इसके प्रचार का मानदंड केवल और केवल सरकार निर्धारित करेगी। अगला पॉइंट है, सशर्त निविदाएं मान्य
नहीं होती है। यानी कि अगर उसमें कोई शर्त है तो फिर वो निविदाएं बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। ये नहीं वर्ड आपको पता होना चाहिए। अगला, तार द्वारा प्राप्त निविदाएं और विलंब यानी कि देरी से प्राप्त निविदाएं भी मान्य नहीं होगी। ये आपको लाइन याद रखनी है। अब कैसे करेंगे, कितना याद रहता है, ये सब आप पे डिपेंड है। मेरा काम आपको बताने का है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। बस इतना कह सकती हूँ कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला पॉइंट है, बिना कारण बताए समस्त निविदाओं को स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार उस अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा जिसने निविदा सूचनार्थ समाचार पत्र में आमंत्रण प्रकाशित करवाया। कहने का मतलब क्या है कि निविदा जो है वो पेपर में दी गई है आमंत्रण के लिए। अब वो जो निविदा है उसे स्वीकार करना है या उसे अस्वीकार करना है, ये अधिकार किसके पास है? जिस अधिकारी ने या जिस कार्यालय से, जिस गैर सरकारी प्रतिष्ठान से ये निविदा आई है, वहाँ के अधिकारी को ही केवल ये अधिकार है कि वो बिना कारण बताए भी निविदा को चाहे तो स्वीकृत कर सकता है और अस्वीकृत कर सकता है। ठीक है, ये आपका निविदा का टॉपिक हो गया। बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट है और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो। दूसरा आपके इसमें आता है कार्यालय लेखन में अधिसूचना, जिसे हम अगर इंग्लिश टर्म में देखें तो हम कहते हैं उसे नोटिफिकेशन। ठीक है, इसे कहते हैं हम हिंदी में अधिसूचना। क्या होती है ये अधिसूचना? सबसे पहली लाइन आपको याद रखनी है, अधिसूचना हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। और ये अन्य पुरुष क्या होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सब पढ़ चुके हैं और उसी के अंदर ये अन्य पुरुष शैली आती है, आपको पता ही है। दूसरा है, अधिसूचना किसी एक अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है। तीसरा पॉइंट, अधिसूचना का संबंध सामान्य जनता से होता है। और इसके साथ ही चौथा पॉइंट भी ध्यान रखिए कि अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से भी संबंधित हो सकती है। देखिए, अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से भी संबंधित हो सकती है, लेकिन अधिसूचना का जो संबंध है वो सामान्य जनता से होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली लाइन है, ये वाली भी सही है लेकिन फिर भी इसका जो संबंध है वो किससे होता है? जनता से। अगला, अधिसूचना का प्रकाशन अनिवार्य तौर पर किस में होगा? तो राजकीय राजपत्र में। हम कहते हैं ना गजट, एक तरह से वही हो गया ये। तो अधिसूचना का प्रकाशन अनिवार्यतः राजकीय राजपत्र में होगा, यानी गजट में होगा। और आपने समाचार पत्रों में कभी कभी देखा होगा पूरा का पूरा पेज एक ऐसा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है राजपत्र, लेकिन हमें वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है ना। और इस अधिसूचना से रिलेट प्रश्न भी हमारी 2020 की जो फर्स्ट ग्रेड हुई है उसमें पूछा गया है और आपको उसका आंसर इसमें मिल जाएगा। आप बहुत अच्छा काम करेंगे यदि आप अपने पास हिंदी के पेपर को लेकर बैठेंगे, और अगर नहीं है तो वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए और अपने हिंदी के जितने भी पेपर आपने निकाल रखे हैं अब तक के फर्स्ट ग्रेड के आए हुए, एक बार के लिए उनमें ये टॉपिक जहाँ भी है, जहाँ भी प्रश्न खोल लीजिए, फिर इस वीडियो को वापस से देखिए। क्योंकि अगर आप यहाँ मुझसे पढ़ते वक्त साथ के साथ अगर पुराने पेपर के आए हुए प्रश्न देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मजबूत होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि वाकई में हम जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं या शॉर्ट नोट्स का सहारा लेते हैं तो वो हमारे लिए कितने कारगर सिद्ध होते हैं। तो यदि आपके पास पेपर नहीं है तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, पेपर पास में लेके बैठिए। आवश्यक होने पर अधिसूचना समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जाती है। यानी अगर ज़रूर, वैसे तो अधिसूचना का प्रकाशन अनिवार्य रूप से कहाँ होगा? राजकीय राजपत्र में होगा। ठीक है, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ी तो अधिसूचना को किस में प्रकाशित किया जाएगा? समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। आगे देखो, सरकारी नियम, सरकारी आदेश और सरकारी आज्ञा की घोषणा जब राज्य सरकार द्वारा की जाती है तब वह क्या कहलाती है? अधिसूचना कहलाती है। और ठीक ऐसे ही किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की बात हो, उसकी पदोन्नति की बात हो,
उसके अवकाश प्राप्ति या फिर उसके त्यागपत्र की बात हो, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई घोषणा की जाए तो वो घोषणा भी क्या कहलाती है? अधिसूचना कहलाती है। ये हो गया आपका अधिसूचना। अब अगला तीसरा आता है आपका परिपत्र, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं सर्क्यूलर, और एक नाम और है इसका गश्ती पत्र। अब देखिए, जब एक ही सूचना, एक ही आदेश और एक ही निर्देश एक साथ कई व्यक्तियों या कार्यालय को भेजना हो तो उस परिस्थिति में जो पत्र लिखा जाता है वह क्या कहलाता है? परिपत्र। यानी एक ही सूचना या कोई एक ही आदेश हो गया, कोई एक ही संदेश हो गया, कोई एक निर्देश है, अब उसे बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना है, अलग अलग ऑफिस में भेजना है उस एक ही आदेश को या एक ही सूचना को, तो वहाँ पर उस परिस्थिति में एक ऐसा जो पत्र लिखा जाएगा जो कि एक साथ सभी जगह पर पहुँचेगा, वो कहलाएगा परिपत्र या फिर गश्ती पत्र कहलाएगा। यानी परिपत्र को और क्या कहा जाता है? गश्ती पत्र। आगे देखिए, परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं। यानी परिपत्र में क्या होते हैं? एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं। परिपत्र में, और अगला टॉपिक, अगली लाइन है, परिपत्र में प्रेषिती। प्रेषिती का मतलब क्या होता है? पत्र को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रेषिती यानी प्राप्त करने वाला। परिपत्र में प्रेषिती के पद के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? समस्त शब्द का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये समस्त वर्ड। पूछ लिया जाए कि समस्त शब्द का प्रयोग किस कार्यालय लेखन के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो समस्त शब्द है ये परिपत्र के अंतर्गत यूज में लिया जाएगा। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। ये हाँ और नहीं का खेल पूरा ध्यान रखना अगर सिलेक्शन लेना है तो लास्ट तक, ठीक है ना। अगला है कि परिपत्र की केवल कार्यालय प्रति पर ही अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यानी केवल कार्यालय की एक प्रति है उसी पर हस्ताक्षर होंगे, बाकी सभी प्रतियों पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत जगह भेजी जाएगी तो इतना पॉसिबल नहीं है कि अधिकारी सभी पर हस्ताक्षर करे। ये 3 टॉपिक हैं जो मैंने इसमें करवा दिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगले 3 टॉपिक और बाकी हैं आपके कार्यालय लेखन के, वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो बीच में गड़बड़ाया है, पर पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। अगले टॉपिक अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।